हम लोगों का जो प्रोफेशन है ना, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरीज हो, या फिर सीएमए हो, ठीक है, हम लोगों का जो प्रोफेशन है ये इंडस्ट्री के लिए ही बना है। गधो, समझ में आ रहा है क्या? सो यू मस्ट बी नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग दैट व्हाट इंडस्ट्री मीन्स, करेक्ट? Industry means not a company, not any organization, not any private limited or not any multinational company, not overseas banking company, not any banking company, but industry means the group of such companies. ठीक है? So let's see कि what is an industry. ठीक है? So basically I want to tell you this कि ये जो इन्वेस्टोपेडिया है ना, ये ऐसे समझ लो कि आपका आज से दोस्त हो गया। जैसे विकिपीडिया दोस्त था ना आज तक, स्कूल स्कूल तक, ठीक है, स्कूल या फिर 12th स्टैंडर्ड तक हमारा दोस्त कौन था? विकिपीडिया था, ठीक है। तो आज से आपका दोस्त कौन होगा? इन्वेस्टोपीडिया, करेक्ट। यहाँ पे हम लोगों को ओके सर। कॉमर्स के सारे नीड्स, ठीक है, कॉमर्स के सारे नीड्स यहाँ पे हमको मिल जाता है, ठीक है। इन्वेस्टोपीडिया बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अच्छा मतलब टोटली अप्रिशिएबल, ठीक है, टोटली वैल्यू एडिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। डन। So what is in exact sense is an industry? Done. An industry is a group of companies that are related based on their primary business activities. In modern economies, there are dozens of industries classifications which are typically grouped into larger categories called as sectors. समझ में आ रहा है? ठीक है। So ये जो इंडस्ट्रीज है, देर आर डजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड वो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है सेक्टर्स में। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बेसिकली अगर सपोज मुझे क्लियरली अगर करना होगा, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज अ कंपनी, करेक्ट। फिर उससे बड़ा आता है इंडस्ट्री, और फिर उससे भी बड़ा आता है, चलो दिख रहा है सबको, ठीक है, उससे बड़ा आता है सेक्टर, इन शॉर्ट, ठीक है। अभी एक्चुअली मेरे पास ना माउस है ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो ऐसे जज मत करो, ठीक है। यस सर। सो बेसिकली मेरा बोलने का पॉइंट यही था कि व्हाट इज एन इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी आती है, कंपनी के अंदर भी सब्सिडियरीज आती है उसकी। अभी नॉट, लेट्स नॉट गो इनटू दैट सब्सिडियरी पार्ट, बट यू शुड बी नोइंग, यू मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस इंडस्ट्री मीन, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके इंडस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डजन्स या फिर हम लोग बोलेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्री के टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्री के टाइप्स मिलके सेक्टर्स बनाते हैं। बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, चलो। अरे यार ये पूरा, नो प्रॉब्लम, यस, हाँ, ठीक है। इंडिविजुअल कंपनीज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, करेक्ट। इंडिविजुअल जो कंपनीज है वो क्लासिफाई होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर कोई भी एक बैंकिंग कंपनी है, करेक्ट, उसको हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में कब डालेंगे? जब उसका सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल जो है, इसका मतलब क्या कि उसको जो फंड्स मिलते हैं ये बैंकिंग से, बैंकिंग एक्टिविटीज से मिलते हैं, करेक्ट। फिर ऐसे समझ लो उसका कोई भी एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या, जिसकी सेल्स या फिर जिसकी जो एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज है, वो सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग की है, सो वो कहाँ जाएगा? कार या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएगा। समझ में आ रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, while an automobile manufacturer might have a financial division that contributes 10% to the firm's overall revenues, so company would be classified into automaker industry but not a any financial industry, ठीक है। सपोज कोई भी एक, सपोज हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स प्योरली इन द बिजनेस ऑफ मोटर कार्स एंड बाइक्स, ठीक है। लेकिन अगर सपोज टाटा मोटर्स का जो 10% यूनिट है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील करता है, लेकिन उसका जो मेजर पार्ट है वो 90% पार्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डील करता है, सो दिस विल बी क्लासिफाइड इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड नॉट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। एम आई वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है?
यस 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 सर। सर। यस सर। देखो आज जो भी यस सर। नए हैं, नए लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। नीलेश सर के क्लास में नए लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो ईच डे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है। सो सिर्फ आप ही नए नहीं हो ऐसे समझ लो कि सबके सब नए, ठीक है। और जो रहा है हमारा जो पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। सिर्फ जो कल से जो क्लासेस थे, कल से अभी जो क्लासेस होंगे, कल मैंने जो ऑलरेडी ले लिया हुआ क्लास, वो वाले क्लासेस है ना, मैं प्ले स्टोर पे डालूंगा, सॉरी मेरे गूगल ड्राइव पे डालूंगा। बिकॉज आप पैसे भर के आ रहे हो, करेक्ट। टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग पैसे भर के आ रहे हो, तो मैं यूट्यूब पे क्यों पोस्ट करूँ, ठीक है। हाँ। तो यस सर। बेसिकली आई एम नोइंग माई ठीक है। वर्थ, कि मेरी वर्थ क्या है। डन। सो ये था व्हाट इज एन इंडस्ट्री, और आप लोगों ने पोस्ट किया है कंपनी के नाम, ठीक है, ऑलरेडी, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमारा डिस्कशन फिलहाल के लिए ये नहीं है, ठीक है। आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ये कंपनी के नाम भेजे हुए हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे नए नए कंपनीज दिख रहे हैं, ठीक है। मैं पक्का ये कंपनीज को गो थ्रू करूंगा। यहाँ पे मेरे को एक नई कंपनी जो एकदम लेटेस्ट कंपनी है वो बाइजूस दिखी, ठीक है। उसका देखो रेट ऑफ परसेंटेजेस क्या है इस लॉकडाउन में, 1076% से ग्रो कर रही है ये कंपनी। सो दिस इज ह्यूज सक्सेस, हाँ। ह्यूज मींस ह्यूज सक्सेस फॉर बाइजूस, ओके। अरे यार तुम सोच लो कि बाइजूस अगर शाहरुख खान को ला रहा है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो कितना अच्छा खासा ग्रो किया होगा वो कंपनी ने, ठीक है। सो यस, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट टॉपिक। 197 कम्युनिकेशन, यस। देखो जब भी आप लोग पेटीएम यूज करते हो तो 197 कम्युनिकेशन आता है, देखो वहां पे नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद में है, चलो साक्षी बेलगांवकर ने, यस, यहाँ पे इंडस्ट्रीज देखे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ओके। यहाँ पे आई गेस मैंने निकाली हुई है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलो देख लेते हैं। एविएशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इमर्जिंग इंडस्ट्री, मोस्ट इमर्जिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, देखो ऑलवेज रिमेंबर कि एग्रीकल्चरल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज प्लस उसके जो उसके जो साथ में जो काम करती है वो इंडस्ट्रीज, जैसे कि पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर हो गया, सीड्स मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। सो दीज आर एग्रीकल्चरल प्लस अलाइड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए जो अपन थे, थोड़ा आई गेस सब, आर यू कंफर्टेबल विथ मराठी ना, ठीक है, मेरा थोड़ा मराठी, यस। ठीक है। यस सर। तुम्हाला ते ठिबक माहिती आहे का, ठिबक? हाँ इरिगेशन। येस, वो इरिगेशन का एक टाइप होता है, ठीक है। ठिबक सिंचन अपन म्हणतो त्याला, फिर एक वो स्प्रिंकलर वो इरिगेशन होता है, ठीक है। सो हो। बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है, ठिबक का जो मैन्युफैक्चरर है, वो भी किस में कवर होगा, यहाँ पे अलाइड इंडस्ट्रीज में कवर होगा, ठीक है। उसके बाद में आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, करेक्ट। ऑटो कंपोनेंट्स, यस, ऑटो कंपोनेंट्स मतलब स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ना हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल्स बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा ग्रो अप करो एंड सोचो कि हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है कि सर्विस इंडस्ट्री होती है। हॉस्पिटैलिटी मतलब वो देखो, नर्सेस होते हैं, नर्सेस कम्स अंडर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, करेक्ट। और जो फिर एयर हॉस्टेसेस होती है, दैट ऑल्सो, दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, ठीक है। एविएशन इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी इसी में कवर हो जाती है। नेक्स्ट इज अ बैंकिंग इंडस्ट्री, करेक्ट। अनदर इज अ सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है। उसके बाद है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ह्यूज इंडस्ट्री है, इमर्जिंग एकदम, ऐसे समझ लो कि 2000% से बढ़ चुकी है ये इंडस्ट्री ई कॉमर्स की, और बढ़ती जा रही है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंडस्ट्री भी बहुत आगे बढ़ रही है, ठीक है। बिकॉज देखो एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम्स नाउ, एजुकेशन हैज बीन फ्लरिश टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप बैठे, मतलब आपके घर पे बैठे आप एजुकेशन ले रहे हो, मतलब सोचो, हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस कि हम लोग घर पे बैठ के एजुकेशन ले पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल। उसके बाद में इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स मतलब हेवी मशीनरी, उसकी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंसल्टेंसीज जो होती है, या फिर बहुत बड़े बड़े फाइनेंसियर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर भी होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, सिंपल, ठीक है। एफएमसीजी, यस, एनीवन नोज एफएमसीजी सेक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या है?
अरे आपको पता होना चाहिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड। यस, वेरी गुड। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो तेल यूज करते हो, करेक्ट, को अपन कोकोनट तेल मानते हो अपन पहले, ठीक है। उसके बाद में आप यूज करते हो साबुन, फिर उसका जितने भी घरगुती सामान अपन जो यूज करते हो ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वाले, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर इसमें आपके डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर ही मतलब क्या होता है कि यहाँ पे गुड्स आर कंज्यूम्ड व्हेरी फ्रिक्वेंटली, ठीक आहे. मतलब क्या, आज जर का सपोज माझ्या घरी साबण संपला असेल, लगेच दुकानावरून जाऊन मी घेऊन येईल, करेक्ट. फिर आपके घर में सपोज राशन खत्म हो गया, राशन लेने जाएंगे. दीज आर रिपीटेड गुड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट रिपीटेड गुड्स, दैट उसकी भी इंडस्ट्री है, एक एफएमसीजी इंडस्ट्रीज है, ठीक है. उसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, ऑब्वियसली, ठीक है. सोनार, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, ठक्कर. उसके बाद में सुयोजित, पता होगा जो नासिक के रेसिडेंट्स है. इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है. आईटी एंड आईटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग में फिर शुगर इंडस्ट्री आ गया, कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है, ये इसमें आएगा. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है. मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ये जो मूवीज वगैरह होते हैं वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आते हैं. मेटल्स एंड माइनिंग, टाटा आयरन, टाटा स्टील, ठीक है. ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, यस. ल्यूपिन, ल्यूपिन पता है सब लोगों को. सन फार्मा तो पता होगा, ठीक है, सन फार्मा पता होगा. ल्यूपिन, मैनकाइंड, ओके. और भी बहुत बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, मतलब बहुत सारे कंपनीज है फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है. सिप्ला, यस, वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी, आई मस्ट से, सिप्ला. पोर्ट, यस, पोर्ट्स मतलब अपन जे म्हणतो ना बंदरगाह, मुंबई डॉकयार्ड, उसके बाद में कोलकाता का वो जो पोर्ट है, ठीक है. पावर, यस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर. रेलवे इंडस्ट्री भी है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है. रिन्यूएबल एनर्जी है. रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी, इसकी भी बहुत सारी इसकी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. सोलर पैनल्स वाली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. रिन्यूएबल एनर्जी में सिर्फ सोलर नहीं आते, इसमें टाइडल एनर्जी बोल लो, या फिर जो डैम्स आते हैं वो. फिर उसके बाद में, सॉरी, डैम्स का Wind इंफ्रास्ट्रक्चर, energy. वाइंड आप लोग को पता होगा, यहाँ पे वो साकरी साइड पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, सुजलॉन का, ठीक है. रिटेल इंडस्ट्रीज, यस, रिटेल मतलब ये जो रिटेल शॉपकीपर जो होते हैं, रिटेलर्स, ठीक है, उनकी भी एक इंडस्ट्री है. रोड्स है, ठीक है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस. सर्विसेज, स्टील सर्विस सेक्टर में आएंगे. टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. फिर आपको बीपीओ सर्विसेज पता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, वो भी सब सर्विस सेक्टर में आता है. स्टील इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन, सर, यस. सर्विस सेक्टर में डॉक्टर्स, टीचर्स वो भी आएंगे? यस, देखो एक्चुअली टीचर्स एंड उनको है ना एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहिए, ठीक है. एंड जो डॉक्टर्स है, यस, ऑब्वियसली दे विल बी कमिंग इन सर्विस सेक्टर. अरे सबसे बड़ी चीज तो हम लोग जो प्रोफेशनल्स है वो भी तो आते हैं ना सर्विस सेक्टर में, यस. करेक्ट. उसके बाद Yes, में sir. टेलीकम्युनिकेशंस, यस. आइडिया, वोडाफोन, जियो, यूनिनॉर था पहले, ठीक है. उसके बाद टाटा इंडिकॉम था पहले. ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशंस में. टेक्सटाइल्स, यस. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये हो गया, ठीक है. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैंने जो बोला, हाँ, यस. हॉस्पिटैलिटी में वो जो लॉज वगैरह होता है वो. एविएशन इंडस्ट्री, आप लोग है ना कभी कॉलेज रोड पे गए होंगे तो वहां पे ना एप्टेक एविएशन ऑन हॉस्पिटैलिटी सेंटर है, देखो, पता है क्या आप लोगों को. जो सुमन हॉस्पिटल पता है क्या, जो नासिक के रेसिडेंट्स हैं उनको पता होगा. अपना ये कॉलेज रोड वाले एरिया में है ना, जो सुमन हॉस्पिटल है ना उसके अपोजिट साइड में है, पूरे कॉलेज रोड पे ये इकलौता है एप्टेक एविएशन. ये एक्चुअली किसी को दिखता नहीं है, ऐसे ऊपर जाता नहीं किसी. राजा बर्गर पता है ना, राजा बर्गर के बिल्कुल सामने, डेरीडॉन के साइड में, ठीक है. तो एप्टेक एविएशन इंडस्ट्री करके है, एप्टेक एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है. सो दिस आर सम इंडस्ट्रीज. तो मैं ये इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा था कि विच आर दी ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज इन अवर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो.
करेक्ट। सो दिस इज इट, ये था हमारा होमवर्क का डिस्कशन। तो चलो हम लोग अभी हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? हमारे टॉपिक की स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर, टॉपिक नहीं की सर, इंडस्ट्रीज की दिख रही। इंडस्ट्रीज की दिख रही है, इंडस्ट्री की ओपन है। एक सेकंड, अब दिखेगी। चलो, यस, अब दिख रही है। दिख रही है। यस Yes, यस sir. सर। चलो, हमने डिस्कस कर लिया था स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, करेक्ट। यस, तो चलो फिर Yes. रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड एंड ऑपरेशनल, करेक्ट। डिमांड एनालिसिस पहला था इसका स्कोप, डिमांड फोरकास्ट भी आता है उसमें, करेक्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, करेक्ट। कितने लोगों ने घर पे जाके पढ़ा रे? सच बताना कि घर पे जाके सर आपने जैसे बोला था हम लोगों ने वैसे पढ़ा। डोंट चीट योरसेल्फ। मैंने पढ़ा सर। ओके, देखो, है ना, जिस दिन अपन ने जो टॉपिक किया ना वो घर पे जाके पढ़ो। देखो मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ कि रोज है ना 4 4 5 5 पेजेस से फटाफट फटाफट पढ़ा देता हूँ, ऐसा भी नहीं है ना। मैं एक टॉपिक ही लेता हूँ, करेक्ट। तो तुम लोग जो हो रहा है Yes, वो sir. फटाफट पढ़ते जाओ, फटाफट पढ़ के मोकला हो जाओ, ठीक है। कुछ भी पेंडिंग रखना नहीं है, फास्ट रहो, एकदम एक्टिव रहो। एक तो लॉकडाउन ने इतनी हालत खराब कर दिया ना, मैं खुद आलसी हो गया हूँ, पता है क्या। चलो, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने फीफो लिफो का मैंने बताया था आप लोगों को, डिस्कस किया था हम लोगों ने थोड़ा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, यस। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट थियरीज, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क अनसर्टेनिटीज, करेक्ट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स थे, ठीक है, सीएमए में हमने पढ़ा था। यस, डेफिनेशंस भी देख ली थी हमने उस दिन, ठीक है। उसके बाद में हमने स्कोप पढ़ा था, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, ठीक है, उसका जो चार्ट है वो मैंने आपको रॉन्ग करके दिया था, मतलब ये सही नहीं है। सही वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैंने निकाल के रखा है, लेट मी सी, एक सेकेंड, नहीं है, किधर गया रे इसका? सर हाँ, ये वो जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डायग्राम्स ये वालों को भी ड्रॉ करनी थी क्या? कौन सी? एक सेकेंड, देखो, मैक्रो इकोनॉमिक वाली डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी थी। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप नहीं है वो सर, वाला, माइक्रो माइक्रो की। हाँ हाँ, ये पूरी डायग्राम ड्रॉ करनी थी, ठीक है। ये दिख रही है क्या आपको? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, Yes. Yes, sir. यस यस। ये वाली डायग्राम है ना, आपको ड्रॉ करनी थी, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डायग्राम है ना, चलो मिल गई मेरे को, यस मेरे को मिल गई वो डायग्राम। एक सेकेंड, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम है ना फिर से डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, कुछ आपका बचेगा नहीं। यस, देखो दिख रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये डायग्राम, Yes, स्कोप sir. ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस सर। ठीक है। सो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यस थियरी सर। कौन सी है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थियरी है, थियरी ऑफ नेशनल इनकम, देखो मैंने कल बताया था आप लोगों को, नेशनल इनकम की थियरी आती है, मनी मॉनेटरी थियरी आती है, यस सर। इंटरनेशनल ट्रेड की थियरी आती है, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, जनरल प्राइस लेवल की थियरी आती है, ठीक है। और फिर एडिशनली हम लोगों को ये लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी, करेक्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको तो ले लो, वैसे मैं ग्रुप पे फोटो तो शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। ये फोटो ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, यस। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलो, यस, ठीक है। इसको है ना अपने दिमाग में चिपका लेना है, हाँ? अगर सपोज कुछ भी एमसीक्यूज आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक थियरी ऑफ नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ डैश थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा आ सकता है, ठीक है। नन ऑफ दी अबव, बोथ ए एंड बी, तो आपको करेक्ट आंसर
मैक्रो इकोनॉमिक्स पे टिक करना है, सिंपल, ठीक है। चलो बैक टू अवर टॉपिक्स। यस, हाँ, और जो सीएस वाले हैं वो भी ये वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तीनों के तीनों ये वाले डायग्राम ड्रॉ Yes, sir. करेंगे, अनलेस एंड अनटिल मैं बाइफरकेट नहीं करता, सीएस वालों को भी सेम एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। आपके ना नोट्स मुझे मिले हैं, ठीक है, हम लोग इवेंचुअली वो नोट्स को भी कवर करेंगे। मैं ना अलग से सेशंस भी रखूंगा सीएस वालों के लिए, ठीक है। चलो, तो सीएस वालों ऐसे ऑकवर्ड फील नहीं कर रहा है, हाँ? Yes, sir. जो भी पढ़ रहे हैं ऐसा समझो कि हम लोगों के सिलेबस में है, नहीं एक्चुअल में है वो सिलेबस में, ठीक है। ऐसा समझो कि आप लोग बेस क्रिएट कर रहे हो। चलो, यस, विदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग स्टार्ट सीए वालों का जो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। यस, एक्सटर्नल इश्यूज, ठीक है। एनवायरमेंटल ऐसे समझो, यहाँ पे एनवायरमेंट मतलब ट्रीज और वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट और एक्सटर्नल इश्यूज पे जो अप्लाई किया जाता है, जो बिजनेस एनवायरमेंट और एक्सटर्नल इश्यूज पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस एनालिसिस को या फिर उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, करेक्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, करेक्ट। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, करेक्ट, कैसे टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी मैटर करता है कि हमारी फर्म की या फिर हमारे जो नेशनल पॉलिसीज क्या क्या होंगी, करेक्ट। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, करेक्ट। देखो, इन्फ्लेशन में कुछ अलग पॉलिसीज होंगी, डिफ्लेशन में अलग पॉलिसीज होंगी। बिजनेस साइकिल का मीनिंग ही ये होता है कि हमारा जो कंट्री है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारा कंट्री अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या पॉलिसीज होंगी। ऑब्वियसली देखो, हर सिचुएशन में ये जो पॉलिसीज होती है वो डिफर करती है, करेक्ट। अगर देखो फिक्स अगर होती रहती तो हमारे पास ना बजट होता आज, ना ही हमारे जो अमेंडमेंट्स आते, करेक्ट। द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। फिर ये एनालिसिस क्या करता है कि नेशनल इनकम का ट्रेंड क्या है, कि हमारी नेशनल इनकम किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है कि कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, या फिर सपोज अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन से तरीके का ज्यादा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि दीज आर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप आई गेस 11th या फिर 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और 11th 12th में नहीं भी तो 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में तो था ही है, था क्या, हाँ कि नहीं था, पढ़ाई करे हो? सब लोगों ने पढ़ा है कि ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अरे किसने नहीं पढ़ा? कुछ याद नहीं सर। नहीं सर। अरे डोंट से दिस, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स नहीं पढ़ा किसी ने? कि आप लोगों को याद नहीं है? याद नहीं है सर। चलो तो याद आज का नहीं होमवर्क है। लिखो, आज का होमवर्क लिखो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और है ना उसका अच्छे से मीनिंग समझ के आना है, ठीक है। जितने भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, सर। बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। सो उसका सर समझ आना है। यस, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो वैसे वैसे कुछ तो था क्या? हाँ वही था ना। फिर देखो, सी- सीजनल था, साइक्लिकल था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट था। फिर उसके बाद में, अरे मैंने भी पढ़ा यार 12th 11th स्टैंडर्ड में, कैसे आप लोगों ने पढ़ा नहीं है? चलो कोई बात नहीं, होमवर्क में हम लोग इसको कवर कर थोड़ा देंगे। वैसे भी मैं आपको होमवर्क का जो डिस्कस करता ही हूँ ना, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, होमवर्क कर लो, हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यस, एम्प्लॉयमेंट हो गया। प्राइजेस, यस, प्राइजेस मतलब क्या कि कितने प्राइजेस हमारे हाइक हुए हैं कि नहीं, हाइक मतलब क्या, बढ़ जाना प्राइजेस, ठीक है। सेविंग्स के क्या पैटर्न है, इन्वेस्टमेंट के क्या क्राइटेरियाज है, एफडीआई अलाउड है कि नहीं। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही अलाउड है कि नहीं। देखो, मैंने पहले भी आपको एकदम क्लियर कर चुका हूँ कि थोड़ा सा ग्रो अप करो, वाइडर स्कोप रखो। हम लोग अभी थोड़े बच्चे नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को अभी थोड़ा सा ग्रो अप होके हमारी जो थिंकिंग है वो बढ़ानी है। हम लोगों को थिंकिंग ये छोटी सी नहीं रखनी कि हम लोग सिर्फ पावर्टी पढ़ेंगे सर इकोनॉमिक्स में, हमको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो आप लोगों को भी बहुत सारे नई नई चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेविंग्स का क्या पैटर्न है, इन्वेस्टमेंट का क्या क्या क्राइटेरिया है, हम लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर सपोज फॉरेनर को किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, उसका लिमिट क्या है, उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, किससे किससे परमिशन लानी पड़ेंगी। ठीक है, फिर उसको कितना अलाउड है और कौन से सेक्टर्स में अलाउड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर में अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा फॉरेन कंपनी को, तो वो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, एक पैसा भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते वो लोग डिफेंस सेक्टर में। करेक्ट, डिफेंस सेक्टर हो गया, उसके बाद में एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट एट ऑल अलाउड, 0%। करेक्ट, और ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अलाउ होता है कि ये वाले सेक्टर में वो लोग प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी बोलते हैं जिसको, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। इन सिंपल वेज अगर बोला जाए तो गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज है इंडस्ट्री को लेकर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज के लिए जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, ठीक है, जो क्रेडिट वो लोग लेते हैं। अब आप लोगों ने अभी एक दो दिन या फिर अभी की न्यूज है, ये कल की न्यूज है कि विजय माल्या को इंडिया में ला रहे हैं। करेक्ट, पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो यस सर। तो उनकी पॉलिसीज क्या क्या है, अगर उसकी जो इंडस्ट्रीज है, अब यहाँ पे जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है वो उसका बोलना क्या है कि मेरी सारी इंडस्ट्रीज का पैसा आप पूरा गवर्नमेंट को दे दो, मुझे कुछ भी मत दो, लेकिन जो भी मेरे मेरे अगेंस्ट जो चार्जेस है वो सबके सब मिटा दो। ठीक है, म्हणजे आम्ही येडे का, एक तर तू सगळे पैसे घेऊन पळून गेला आणि आम्ही तुला आता इंडियामध्ये राहू देऊ, असं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज टू मेक पॉलिसीज फॉर हिम। करेक्ट, उसके वजह से बहुत सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए। फिर आप लोगों को वो पीएमसी बैंक का पता है क्या, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। यस यस। अगर आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे न्यूज में, तो पीएमसी बैंक का क्या था, उनका एनपीएस बढ़ते जा रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं। चलो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, आपको पहले समझाना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लेकिन पीएमसी ऐसे कुछ तो आया था कि न्यूज में ऐसा कि पीएमसी का घोटाला, फिर उसके बाद में यस पीएमसी सर। जो कस्टमर्स हाँ थे सर। उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा यस सर। रहा था। ठीक है, हाँ। हाँ हाँ। फिर उन लोगों ने फिर बहुत सारे नारे लगाए, उसके बाद में बहुत सारे उन्होंने स्ट्राइक्स किए। ठीक है, हाँ सर। तो यस, फिर देखो ऐसे बैंक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर सपोज फाइनेंशियल सेक्टर्स के हो गए, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल के कोई भी ऐसे झगड़े वगड़े हो जाते हैं ना वर्कर्स, या फिर सपोज ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं हल्ला बोल करने को, तो फिर गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज बनानी पड़ती है। फिर जो अलग अलग एक्ट बने हुए हैं ना अपने इंडिया में जितने भी एक्ट्स है, देखो एकदम छोटी सी बात के लिए एक्ट बना हुआ है। इफ यू विल गो ऑन इंटरनेट और यूट्यूब, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स हैं, छोटी चीज के लिए हमारे पास एक्ट्स अवेलेबल है। करेक्ट, सो इन एक्ट्स में है ना क्या करती है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एक्चुअली। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। अभी ये मुझे मत समझाने लगा हूँ पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, आई एम नॉट योर पॉलिटिकल टीचर। सो जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम लोगों को वो अमेंड करनी पड़ती है। अमेंड करना मतलब क्या कि उसमें अपग्रेडेशंस लाना। ठीक है, अपग्रेडेशंस लाना ही मतलब क्या, उसको अपडेट करना, रिकमेंड करना कि देखो ये हमारा लूप होल्स है एक्ट्स में और इस लूप होल को हमको कंप्लीट करना है। करेक्ट, उसके बाद में है वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल, एंड डोंट फॉरगेट हाँ कि हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना इस लूप होल का फायदा उठा के पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये मेरी टीचिंग के एथिक्स के अगेंस्ट है, बट आपको बताना जरूरी है कि आप लोग लाइफ में क्या करने वाले हो। ठीक है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। ओके, ये जो इनकम टैक्स में जो लूप होल्स होते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो गया, या फिर उनका टैक्स कैसे किस तरीके से बचाना है, इससे ये लोग पैसे कमाते हैं। करेक्ट, मतलब हम लोग वी आर प्रोफेशनल। Working of financial sector and capital market. Yes, working of financial sector and capital market is the analysis of macroeconomics. Correct. Socio-economic organizations like trade unions, producers, consumer unions and cooperatives. देखो है ना, ट्रेड यूनियंस हो, प्रोड्यूसर यूनियंस हो, कंज्यूमर यूनियंस हो, कॉपरेटिव्स हो, दिस प्ले अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कंट्रीज इकोनॉमी। Therefore, these are very essential parts of macroeconomic analysis. ठीक है, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो है ही। करेक्ट, देखो अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुई तो क्या होगा, इकोनॉमी की सिचुएशन बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब क्या कि जो पिछली गवर्नमेंट ने जो अपने डिसीजंस लिए हुए हैं, ठीक है, वही डिसीजंस फिर से रद्द हो जाएंगे। जो नई गवर्नमेंट आएंगी उनके पॉलिसीज अलग होंगी, फिर से 5 साल में गवर्नमेंट चेंज,
फिर से पॉलिसीज अलग। इसमें है ना सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा पता है क्या? हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो वाले सफर करेंगे। एक्चुअली पुअर वालों को क्या होता है, बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, रेशन कार्ड होता है उन लोगों को, या फिर सपोज उनको पड़ी भी नहीं होती। रिच वालों का क्या है, उनके पास पैसा है, उनके पास कोई टेंशन नहीं है। बीच में आते कौन है? हम लोग मिडिल क्लास वाले, ठीक है। तो फंसते कौन है बीच में? मिडिल क्लास वाले। नुकसान किसका होता है? मिडिल क्लास वालों का, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम लोग कंट्री लेवल पे एग्रीगेट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरीके से डिस्टिंग्विश्ड है, ठीक है। बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसीडरिंग दिस प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। As the management of the firm has no control over these factors, it should tune its policies to minimize its adverse effects. मतलब क्या कि मैनेजमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, ठीक है, या फिर जो पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो, सो इसको क्या है, इसको ना स्टेबल होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। और स्टेबल होना भी जरूरी है, सिर्फ स्टेबल होना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे पॉलिसीज को अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से फ्रेम करना, सिर्फ फ्रेम करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, बल्कि इस पॉलिसीज को अमल में लाना। इसका मतलब क्या कि उस पॉलिसीज का बेस्ट एप्लीकेबिलिटी लाना इज वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, करेक्ट, ताकि इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, गलत उसका इफेक्ट ना हो, करेक्ट। तो चलो, दिस वाज इट फॉर अवर फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई वांट सीए स्टूडेंट्स, ऑल सीए स्टूडेंट्स टू रीड दिस आउट, ओके। आपको ये पूरा का पूरा रीड करना है, यू मस्ट रीड दिस आउट। कोई भी डाउट हो सीधा मेरे को एक तो पर्सनल मैसेज करना है, ग्रुप पे करो, ठीक है। इंस्टा पे भी अवेलेबल हूँ मैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो बिंदास कहीं पे भी आप लोग हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं एक लिबर्टी Okay, देता हूँ, चलो ओके सर। गेस करो क्या लिबर्टी होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ। सीए वालों, अब तुम लोग जा सकते हो, ये लिबर्टी है। अब तुम्हारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, तो सीए वाले तुम लोग जा सकते हो, जिसको रहना है रुको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे सीएमए वाले ध्यान देंगे, ठीक है, सीएमए और सीएस वाले, यस, सीएमए एंड सीएस वाले देख लो एक बार। वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एज एन आर्ट, करेक्ट। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, ये या तो साइंस है या तो आर्ट है। और अगर साइंस है तो कैसे है, या तो आर्ट है तो कैसे है, करेक्ट। तो मीनिंग ऑफ साइंस, सबसे पहले देखो, ऑलरेडी एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों ने ये डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। The term science implies a systematic body of knowledge which traces the relationship between cause and effect. Correct? Cause and effect relationship था, ends and scars. ठीक है, मतलब क्या कि human wants are unlimited, correct? Resources to satisfy those wants are limited. फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, करेक्ट, ये साइंस बोलता है। मेकिंग जनरलाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स दैट फॉर्मुलेटिंग लॉज और थ्योरीज देयरबाय। मतलब क्या कि हम लोग जनरलाइजेशंस बनाते हैं साइंस में, जैसे कि जो डाल्टन्स थ्योरी हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हो गए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज बनती है वो रेलेवेंट फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बनती है, करेक्ट। और जब हम लोग रेलेवेंट फैक्ट से थ्योरीज बनाते हैं तो वो थ्योरीज जनरलाइजेशन बना देती है कि लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके से होगा तो इसी तरीके से होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सब्जेक्टिंग इन द थ्योरीज टू टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब क्या कि हम लोग थ्योरीज को सिर्फ थ्योरी नहीं रखेंगे, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी उसमें लाएंगे, ठीक है। Like the physics, chemistry and botany, economics also satisfy the above four characteristics. Economics is regarded as a science, correct? मतलब क्या कि जो फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बॉटनी में होता है, करेक्ट, अलग अलग थियरीज है, अलग अलग बोल सकते हैं उसको कि हम लोग जैसे फिजिक्स में देखो क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, बट फिजिक्स में ना बहुत सारे देखो कैलकुलेशंस भी होते हैं, डेटा के जो फैक्ट्स के जरिए ना बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है, करेक्ट। न्यूमेरिकल्स। हाँ, न्यूमेरिकल्स होते हैं, यस, फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, करेक्ट, ठीक है।
फिर है ना फिजिक्स में